हाय क्लास, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज। आज हम लोग पढ़ेंगे साहब वॉलंटरी रिटायरमेंट पे आपको जो पैसा मिलता है उसका क्या होता है। चलिए साहब शुरू करते हैं। सो वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसीट्स 1010C के तहत क्या फॉल करता है, आइए साहब समझते हैं। क्या समझते हैं, मीनिंग समझेंगे साहब। लमसम पेमेंट, लमसम पेमेंट मतलब एक मुश्त में आपको जब पेमेंट मिली, और अदरवाइज हर कुछ इंटरवल पे रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। आपको पता है साहब 60 साल की उम्र होती है आपकी रिटायरमेंट के लिए, ठीक है। 60 साल से पहले अगर आप रिटायर हो जाते हैं, सपोजिंगली आप बोलते 40 साल की उम्र में मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो इसे कहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट, ठीक है। टैक्सेबिलिटी, प्रॉफिट एंड ली ऑफ सैलरीज, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था। प्रॉफिट एंड ली ऑफ सैलरीज एग्जेम्पशन में क्या होता है साहब, थोड़ा सा डिटेल समझिएगा। लोअर ऑफ मैक्सिमम अमाउंट है 5 लाख, जो हमने रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन में पढ़ा था। 3 months सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 3 महीने की जो सैलरी है मल्टीप्लाई बाय 12 साल, जो हमने पहले लास्ट क्लास में पढ़ा था, या 13 साल। 12 साल 7 महीने हुए तो 13 साल, और 12 साल 2 महीने हुए तो 12 साल। तो 3 महीने की सैलरी, मेरी 1 महीने की सैलरी 1 लाख रुपया है, तो 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 12, 36 लैक्स आ गया साहब। 36 लैक्स, 1 2 3 4 5। बैलेंस पीरियड लेफ्ट ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी बाय द एम्प्लॉय। अब मेरे पास 20 साल पड़े हैं, मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी मेरी थी, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, 12 months, मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी थी मेरी 1 लाख रुपया, तो 240 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ठीक है। यहां पे मेरे को ये मिल जाएगा। और अमाउंट रिसीव्ड विच एवर इज लोअर। कंडीशंस क्या है? सच कॉम्पनसेशन शुड बी रिसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ स्कीम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। आपको अपने मन से करोगे तो साहब रेजिग्नेशन दे दो, मगर आपकी कंपनी ने कोई स्कीम निकाली है कि आप वॉलंटरी रिटायर हो सकते हो, तो वो स्कीम के अंदर में फॉल करोगे, तो आप 1010C में फॉल कर गए। या अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है, वॉलंटरी सेपरेशन जो स्कीम निकालते हैं, द स्कीम शुड बी अंडर वॉलंटरी सेपरेशन, उस केस में आपका ये वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसीव फॉल करता है, ठीक है साहब। सच कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि 1 2 3 4 इंस्टॉलमेंट में एक ही असेसमेंट ईयर के अंदर में मिल गया, अच्छा दूसरे असेसमेंट ईयर में नहीं मिलता। प्लीज ध्यान रखिएगा, एक ही असेसमेंट ईयर में मिलेगा। अगर आपका, थोड़ा सा आप इसको समझिएगा, एक रिबेट मिलती है 89 सेक्शन में। जब हम लोग रिबेट्स के बारे में बात करेंगे तो अंडर सेक्शन 89 में रिबेट मिलती है, क्या? एडवांस सैलरी या अरियर्स के लिए। तो उस केस में आपके, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि अरियर सैलरी को हम लोग नेक्स्ट ईयर में भी टैक्सेबल कर सकते हैं, उस केस में आपको यहां पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और अगर आपने एक ही असेसमेंट ईयर में ले लिया, यानी कि 24-25 असेसमेंट ईयर में ले लिया, तो आपको 25-26 असेसमेंट ईयर में नहीं मिलेगा 1010C। तो आप एक ऐसा करिएगा कि एक ही साल में आपको सारे इंस्टॉलमेंट्स मिल जाएं, ठीक है। आगे चलते हैं साहब। तो एलिजिबल अंडरटेकिंग, अब एलिजिबल अंडरटेकिंग क्या होती है साहब, वो समझते हैं। सब, पहली पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसके अंदर में
एलिजिबल अंडरटेकिंग में फॉल करती है। दूसरी क्या है साहब, एनी अदर कंपनी। तो सब बनाया क्यों ये डिफरेंस, भाई बना दिया, मान लो, छोड़ दो। तीसरी लोकल अथॉरिटी, जो हमने पढ़ रखा है लोकल अथॉरिटी क्या होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, अथॉरिटी इस्टेब्लिश अंडर सेंट्रल और स्टेट और प्रोविजनल एक्ट। तो कोई भी अथॉरिटी जो इस प्रोविंशियल एक्ट में बनी हुई हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी, आईआईटी, कितने आईआईटी हैं साहब, सारे आईआईटी इसमें फॉल कर जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, सब ही जरूरी नहीं है साहब कि जिम्स भी आ गया और फलाना भी आ गया और पता नहीं क्या क्या इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं वो भी आ गए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी सिर्फ वही आई इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आएंगे। इंस्टीट्यूशन हैविंग इंपॉर्टेंस थ्रू आउट इंडिया और इन एनी स्टेट्स और स्टेट एज नोटिफाइड, गवर्नमेंट बोलेगी इन इंस्टीट्यूशंस की इंडिया में इंपॉर्टेंस है तो साहब वो इंस्टीट्यूशन इसमें फॉल कर जाएंगे। पॉइंट्स टू बी नोटेड क्या है साहब, scheme should be framed in accordance with the guidelines as may be prescribed by the government and should include the criteria of economic viability। मतलब कि ऐसे ही नहीं उठा करके हमको पैसे देने थे किसी को तो हमने उसको बोला वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले भाई, तो घर में एक मुश्त पेमेंट दे देता हूं, तू आराम से बैठ, ब्लैकमेल करना बंद कर देना। तो आपको इकोनॉमिक वायबिलिटी भी दिखानी पड़ेगी, आपको यह भी बताना पड़ेगा कि किस कारण से आपने ये वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अपनी कंपनी में चलाई थी। दोबारा आप उस जगह को नहीं फुलफिल करोगे, आपकी कंपनी के अंदर में जो वो रिटायर होने वाला एम्प्लॉय है उसका काम सपोजिंगली 3-4 बंदे दोबारा जो उसके नीचे थे वो मिलके करेंगे। तो ये सब चीजें आपको बनानी पड़ेगी। स्कीम किस तरीके से फ्रेम हुई थी, क्या था फ्रेमवर्क स्कीम का, कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे वो स्कीम, ये सारी आपके पास होनी चाहिए। हवा में तीर मत मार देना। रूल 2B है, एग्जेम्पशन इज अवेलेबल टू एन एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड। अच्छा, ये जो हम लोगों ने चार जो पीछे पड़े थे वो उन्हीं किन किन को, किस एम्प्लॉय को है, जो रूल 2B ये बोलता है कि जिसने 10 साल कंप्लीट कर लिए सर्विसेज में और जिसने 40 साल कंप्लीट कर लिए, अपने जीवन के 40 साल कंप्लीट हो गए। रूल 2B इज नॉट एप्लीकेबल टू एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर अ कंपनी, इसीलिए उन्होंने यहां पे दोनों अलग अलग कर दिए हैं। इज नॉट एप्लीकेबल टू पब्लिक सेक्टर कंपनी अंडर वॉलंटरी सेपरेशन फ्रॉम और बाय द कंपनी, framed by the company. So रूल 2B is not applicable, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है उसमें वॉलंटरी सर्व सेपरेशन के तहत ये एप्लीकेबल रूल नहीं आता, वो फिर भी उसमें फॉल कर जाएगा। मतलब रूल 2B है यहाँ एप्लीकेबल है और यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। मतलब 10 साल और 40 साल का जो क्राइटेरिया है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है। So this completes the chapter for profit in lieu of salaries together with retrenchment compensation and voluntary retirement. Next class we will be starting with the deductions under section 16, standard deductions. Thank you class. Please do like, share and subscribe my channel. For your notes, queries, issues, please contact me on my email address and this is my phone number. Thank you so much for joining in. Bye bye.